क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। नमस्कार दोस्तों, मैं एनके यादव आपका एक बार पुनः अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों के साथ आज का हम का कक्षा कार्यक्रम शुरू करते हैं और बिना वक्त गवाए सीधे आपने आज ज्योग्राफी क्वेश्चनरी कार्यक्रम के पार्ट नंबर 6 पर चल रहे हैं सीधा। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रश्न आपको बहुत सहायता करेंगे उसको क्रैक करने में। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न नंबर 1, निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए युग्म में सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर एक तरफ महाद्वीप दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके उपनाम दिए हुए हैं। और साथियों देखिए, पहला ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और एशिया। अब यहां पर देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, आप सब जानते हैं। अंटार्कटिका को विश्व की प्रयोगशाला कहते हैं, यह भी आप जानते हैं। और आपको यह भी पता है, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है, क्योंकि यहां से देखिए बहुत सभ्यताएं एशिया महाद्वीप ने दुनिया को दी हैं। और इसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए अद्भुत उत्तर प्रति पशुओं का अजायब घर है। ठीक है, अब यहां पर आपको जो आंसर होगा, आप देखिए ए में कितना होना चाहिए? 3, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहां पर बे में कितना होना चाहिए? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? विश्व की यानी 4 नंबर, तो यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सीधे तौर पर ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, निम्न में कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? देखिए ऐसे प्रश्नों में नहीं को आप अंडरलाइन कर लें। ओजोन आप सब जानते हैं, O3, इसका मतलब ओजोन परत क्षरण। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो होता है वो किस गैस से नहीं होता है? अब वो देखिए प्रत्यक्ष से नहीं होता है। CFC आप सब जानते हैं, ये तो सर्वाधिक क्या करती है? ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है, तो ये तो सर्वाधिक करती है। दूसरा, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी करती है, हाइड्रोकार्बन। और CH4 आप सब जानते हैं, CH4 ये भी करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करती है, CFC भी करती है, हाइड्रोकार्बन भी। और CO2 प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से ओजोन परत का क्षरण नहीं करती है। तो यहां इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? B, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सुमेलित नहीं है? जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अब आपको यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए दक्षिणी प्रशांत, एक तरफ महासागर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ सीमावर्ती क्या दिए हुए हैं? सागर दिए हुए हैं। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में लगातार निरंतर पूछे जा रहे हैं साथियों। यहां पर देखिए दक्षिणी प्रशांत, बिल्कुल सुलू सागर दक्षिणी प्रशांत में राइट है। ये तो उत्तरी अटलांटिक सार्गेसो सागर आप जानते हैं, ये भी यहां पर सही है। आर्कटिक में कारा सागर, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तरी प्रशांत कोरल सागर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहां कोरल सागर किसमें हो जाएगा? दक्षिणी प्रशांत में। कहां पर है? दक्षिणी प्रशांत, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी प्रशांत में, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एशिया और उत्तर अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल डमरू है। अब आप यहां थोड़ा सा देखिए, यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका का वाला सेक्टर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ये सेक्टर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर आपका यहां कौन है? एशिया। यहां पर चुकची प्रायद्वीप है, यहां उत्तर अमेरिका है। अब आप देख लीजिएगा, यहां पर जब उत्तर अमेरिका को देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से बना देता हूं, सही, ये आप इसको देखेंगे तो अब वो कह रहा है एशिया को उत्तर अमेरिका से क्या करने वाला? संयुक्त करने वाला जल डमरू। तो देखिए यहां पर आप इसको देखेंगे, यहां एक जल संधि है, जिस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, राइट? बेरिंग सागर है तो बेरिंग जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरिंग जल डमरू। आप देखिए जिब्राल्टर जल संधि तो आप सब जानते होंगे, ये किसको अलग करती है? यूरोप को किससे अलग करती है? अफ्रीका से। ठीक है,
और जोड़ती किसको है? भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक से, अटलांटिक यानी अंध महासागर से ये जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। डेविस दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है और ये ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से क्या करती है? अलग करती है। आर्कटिक को अटलांटिक से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा तथा अंटार्कटिका से छोटा है? अब आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा? बड़ा, और अंटार्कटिका से क्या होगा? छोटा। तो अब यहां पर देखेंगे अंटार्कटिका 5वां बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद में कौन है? अफ्रीका। फिर उसके बाद में कौन है? उत्तर अमेरिका। फिर उसके बाद में कौन है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और उसके बाद में कौन है? अंटार्कटिका, राइट। अब इसके बाद में यूरोप है और यूरोप के बाद में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब उसने कहा इससे तो बड़ा और अंटार्कटिका से क्या? छोटा, तो कौन हो जाएगा? यूरोप। बहुत अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था, ठीक है, 2019 वाले एग्जाम में, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी पर भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पृथ्वी पर भूमि की औसत ऊंचाई बतानी है, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। अगर आप इस तरीके का प्रश्न देखेंगे, देखिए यहां पर ये आपका समुद्र है और ये समुद्र तल है। समुद्र तल, समुद्र तल का मतलब ये नहीं होता है कि वो नीचे का भाग। देखिए विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, हमें ज्ञान के अभाव में कुछ चीजों को समुद्र तल, ये इसको मैं कह सकता हूं वाटर लेवल। अब देखिए इस स्थल के ऊपर कुछ चीजें ऊंची होंगी और जलीय भाग में नीचा होगा, यानी यहां पर जो ये आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं उच्चता मितीय वक्र। क्या बोलते हैं? उच्चता मितीय वक्र। अब उच्चता मितीय वक्र है तो यहां पर देखेंगे ये क्या है? स्थल। स्थल की औसत ऊंचाई होती है 840 मीटर, ठीक है, और सागर की औसत गहराई यहां पर होती है कितनी? 3800 मीटर। कितनी होती है? 3800 मीटर। तो यहां पर उसने पूछा पृथ्वी पर भूमि की औसत ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा? 840। आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, स्पष्ट है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई। अगर यह प्रश्न ऐसे लिख दिया जाता साथियों तो आप इसका उत्तर क्या दे देते? आसानी से दे देते, ठीक है। तो कितना? 840, राइट। और महासागरों की औसत गहराई, महासागरों की औसत गहराई, जब यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर होगा 3800 मीटर, राइट। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और ये ध्यान रखना उच्चतम मितीय वक्र से इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पैंथालासा का अवशिष्ट है? आप सब जानते हैं हमारी पृथ्वी को दो भागों में, यहां पर ये पेंजिया और ये पैंथालासा। पैंथालासा किस भाग को प्रदर्शित करता था? जलीय भाग को। किसको करता था? जलीय भाग को। और ये क्या? पेंजिया। पेंजिया को सुपर महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई थी, सुपर महाद्वीप, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, सुपर महाद्वीप, यस। तो सुपर महाद्वीप की संज्ञा यहां पर देखिए, तो इसका अवशेष प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को इसका क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन किसका? पैंथालासा का अवशिष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है? ये देखिए ऋणात्मक, ये जनसंख्या से क्वेश्चन लिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों कि ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब का मतलब जहां की जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना होगा, यूरोप का पूर्वी भाग, यहां पर जनसंख्या तेजी से कम हो रही है, ऋणात्मक कम हो रही है, और दूसरी तरफ अफ्रीका है, दुनिया में, विश्व में, अफ्रीका विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। ध्यान रखना है इस बात का, दर वाला महाद्वीप, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोप। यहां
एक बहुत ही राष्ट्रीय आपदा बनी हुई है जनसंख्या कम होना। ठीक है, देखिए कोल्ड क्लाइमेट सीधे तौर पर विद्यार्थियों बहुत ही समझने की बात, जब आपको ऐसा प्रश्न नहीं आए तो आप हमेशा बेसिकली ध्यान रखिए, हॉट क्लाइमेट में फर्टाइल रेट बढ़ती है, बेसिक बात है, क्योंकि वहां पर, और जो कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां फर्टाइल रेट डाउनफॉल होता है। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। राइट, यहां से देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर देखिए जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा आप सब जानते हैं किसकी जनसंख्या है, एशिया की, पहला नंबर, ये तीनों में एशिया, ये तो हो ही नहीं सकता, अवरोही क्रम बताना है, सबसे ज्यादा से कम की ओर चलना है। दूसरा अफ्रीका, तो यहां ऑप्शन ही नहीं है, यहां भी नहीं है, इसका मतलब यहां ऑप्शन मिल रहा है। यूरोप, और फिर एक्चुअल में इसके बाद में उत्तर अमेरिका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, अलग बात है, यहां उत्तर अमेरिका आता है, फिर कौन आता है, दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया, लगभग टोटल विश्व की 60% पॉपुलेशन यहां पर रहती है, आप ध्यान रखिए 60%, इसलिए एशिया को मानव का घर, सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा यूरोप है, चौथा उत्तर अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, और छठा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री नॉट इज कॉन्टिनेंट बट ऑल्सो वी कॉल्ड इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, बिकॉज लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द ओशियनिया कॉन्टिनेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। देखिए अच्छा प्रश्न है साथियों, आप सबको पता है कि हमारे यहां बेसिकली अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान ने 4 महासागरों को मान्यता दी है। सामान्य अवस्था में हम 5 महासागर पढ़ते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब आप यहां पर दरअसल ध्यान रखिए, सबसे बड़ा और सबसे गहरा पूछा है। देखिए मैं थोड़ा ऑर्डर लगाने की कोशिश करता हूं, सबसे बड़ा प्रशांत है, उसके बाद में अटलांटिक है, तीसरे नंबर पर हिंद है, और चौथे नंबर पर कौन सा है, आर्कटिक। ये हमारा, यानी इसे हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ द ओशियन। राइट, अब यहां पर पूछा सबसे बड़ा, तो उत्तर तो क्लियर हो गया, कौन आएगा, प्रशांत महासागर। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है सर वो कितना है, तो क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये लगभग हमारे एशिया महाद्वीप से 3 गुना बड़ा है, इतना बड़ा प्रशांत महासागर है। तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत। गहराई के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले नंबर पर प्रशांत है, दूसरे पर हिंद आएगा, ध्यान रखना, तीसरे पर कौन आएगा, तो तीसरे पर आएगा अटलांटिक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेगा 10। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आ जाएगा, यहां पर देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है। ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न को देखिए, यानी जो एयर है उसका कंट्रोल या उसको चलने के लिए सीधे तौर पर कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, द एयर प्रेशर जो है यानी वायु दाब, वो सीधे तौर पर, तो देखिए सामुद्रिक धाराएं नहीं, धाराओं को तो पौने चलाती है, वर्षा ये भी नहीं है, उच्चावच ये भी नहीं, सीधा सा उत्तर है वायु दाब पेटियों द्वारा, क्योंकि हवा हमेशा उच्च वायु दाब से कहां चलेगी, निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। थोड़ा प्रश्न को डाइवर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके, ध्रुवीय भूमध्य सागर है। देखिए आप सब, आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर भूमध्य सागर तो एक ही है, भूमध्य सागर यूरोप और ऊपर कौन है, यूरोप और नीचे कौन है, अफ्रीका, और भूमध्य सागर का एक नाम भी है रोम सागर। ठीक है, आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ी तटीय सीमा रखने वाला, बनाने वाला सागर भूमध्य सागर है, इसे हम रोम सागर भी कहते हैं। लेकिन उसने पूछा ध्रुवीय भूमध्य सागर कौन सा है, तो सर इसका उत्तर हो जाएगा जापान। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा होगा, तो जापान सागर जो है वो क्या कहलाता है, ध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पोलर, ये पोलर है, पोलर स्टरलीज, ध्यान रखना,
पोलर स्टरलीज किस प्रकार की हवाएं हैं, यानी ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस प्रकार से। अब आप देखिए जब ध्रुवों से पवन आएगी, ये 0 डिग्री है, और ध्रुवों पर क्या पाई जाती है, शुष्क तथा शीत क्लाइमेट। ठीक है, यही तो है ना, जब शीत और शुष्क क्लाइमेट है तो वहां से जो पवन चलेगी वो भी कैसे चलेगी, शीत शुष्क चलेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां पर स्थानीय तो गलत है, वर्षा ऋतु संभव ही नहीं है, गर्म ये तो ध्रुवों पर संभव नहीं। तो बहुत सरल प्रश्न है, वैसे भी इसका आंसर आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 14 नंबर, महाद्वीपों का महाद्वीप से प्रसिद्ध है। सरल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है। देखिए लवणता को सैलाइन नेक्टर से नापते हैं, किससे नापते हैं, मापक सैलाइन नेक्टर, और लिखते कैसे हैं, प्रति ग्राम 1000 में। ठीक है, ये लवणता को, अब उसने औसत पूछा है, औसत यानी औसत मात्रा की बात कर रहा है वो, कि समुद्रों में औसत लवणता कितनी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है 35 ग्राम प्रति 1000 लीटर जल। तो राइट हो जाएगा 35%। ये क्वेश्चन अब तक सेकंड ग्रेड में 3 बार आ चुका है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीधा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा महाद्वीप शेल्फ सागर है। इस पर थोड़ा गौर करिए। महाद्वीप शेल्फ सागर का मतलब यह है कि वो तटीय रूप में अपनी ज्यादा स्थिति रखता है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ सागर, तो इसका राइट आंसर अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहा था मैं, कौन हो जाएगा, भूमध्य सागर। सीधा प्रश्न, अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। ये तो मैंने पहली टेस्ट सीरीज में, यानी इससे पूर्व जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें आपसे न्यूनतम जन घनत्व वाला महाद्वीप पूछा था और आपने उसका उत्तर भी दिया था। ठीक है, आज आप मुझे बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो सबसे कम है। ठीक है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, उत्तर आएगा एशिया। ठीक है, एशिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि कल परसों का हमारा आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का पेपर भी है, तो हमारे विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस टेस्ट सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको ये लगेगा कि टाइम हमारा जाया नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री। ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यस, सबसे ज्यादा लिंगानुपात रूस का है, फिर जापान का है, फिर यूएसए का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस देश की लगभग 97% जनसंख्या 3% भूभाग पर, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 97% पॉपुलेशन ओनली 3% पार्ट पर निवास करती है, केवल 3% भाग पर। बताइए कौन सा देश है, मिस्र, नौ, तुर्की, न्यूजीलैंड, ये तो हो ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति भूमि भी कौन रखता है, ऑस्ट्रेलिया रखता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो कम और क्षेत्रफल ज्यादा। 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। प्रवासी जनसंख्या, प्रवास कर कर जो चले गए, ठीक है, प्रवासी। ठीक है, ओशेनिया, ओशेनिया का मतलब यहां ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ध्यान रखना। अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, सबसे ज्यादा इन्हीं के अंदर क्या है, प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वो अंग्रेजों के शासनकाल के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। यह प्रश्न तो आपसे हमने थोड़ा घुमाकर पूछ लिया, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका उत्तर, जल्दी करिए, कितने कितने अक्षांश पर। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखिए भूमध्य रेखा पर ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग 0 से 20 नहीं, ये तो देखिए दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तो स्थितियां कुछ अलग हैं। 20 से 40 नॉर्थ, और यहां पर 20 से 40 नॉर्थ, यहां क्या काम कर दिया इन्होंने, 20 डिग्री लिख दिया, नॉर्थ साउथ नहीं लिखा। ठीक है, वैसे इसका एग्जैक्ट, एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट उत्तर जो होगा वो 20 से, यहां पर देखिए 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अब आप सोचेंगे सर इसका उत्तर ये भी तो हो सकता है कि 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, नहीं, ये तो गलत है।
आप सब जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। यहां पर देखिए ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यानी इसको मैं इंग्लिश में हिंदी में लिख देता हूं। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। आप जानकर अचंभित रह जाएंगे कि टोटल जनसंख्या का 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और मात्र 10% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। और यही नहीं, ये गोलार्ध स्थल भाग ज्यादा रखता है, इसलिए इसे स्थलीय या थलीय गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध। ठीक है। और इसको जलीय भाग ज्यादा है, इसलिए हम इसको कौन सा गोलार्ध कहते हैं? जलीय गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी समस्या का निराकरण होगा निश्चित रूप से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, हम आपकी समस्याओं को देख लेंगे। यहां पर देखिए आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा साथियों। एशिया महाद्वीप में विश्व की कौन सी, ये सॉरी इसमें देखिए ये थोड़ा टाइपिंग में वो हो गया, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में टोटल विश्व की, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था 40 नहीं 45, 55, 60, 70, एग्जैक्ट में ये 55% है। इसका राइट आंसर है 60%, यानी 55 से 60% के मध्य जनसंख्या एशिया महाद्वीप में क्या करती है? निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यस, तो अपने को सबसे देखिए सबसे ज्यादा चीन की है, और जहां चीन नहीं है उसको काट दीजिए। यहां पर अवरोही क्रम लगाना, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां भी चीन है, यहां भी चीन है, और साथियों यहां भी चीन है। दूसरे नंबर पर दोनों में भारत है। तीसरे पर यहां इंडोनेशिया नहीं, यहां पर तीसरे नंबर पर यूएस है। तो ये ऑप्शन तो लेकिन यहां भी दिया हुआ है। अब आ जाता है इंडोनेशिया, यहां दे दिया ब्राजील, तो यहां इसका राइट आंसर 2 नंबर पर, और इसके बाद में आएगा कौन? ब्राजील। ठीक है, तो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या चीन की, फिर भारत की, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील। ठीक है, इस प्रकार से ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये गोलार्ध है, आप सब जानते हैं, ये 0 डिग्री GMT है। और हम कौन से गोलार्ध में रहते हैं? पूर्वी में। और चीन भी पूर्वी में है, भारत भी उत्तर पूर्व में रहता है, इधर पश्चिम में यूएसए है। और आप जानते हैं पहले नंबर पर चीन है, और दूसरे पर भारत, और तीसरे पर कौन है? यूएसए। तो उसने पश्चिमी गोलार्ध में पूछा है, प्रश्न को घुमाया तो है, और आप बस इतना सा घुमाते ही विचलित हो जाते हैं साथियों। ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर उसका उत्तर दीजिए। ऐसे चित्र बना लिया करें ताकि आपको सहायता मिल जाए। अब देखिए, तो फिर इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उत्तर यूएस से हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट। नेक्स्ट 25, कैंटबरी का मैदान कहां है? ये घास के मैदानों की बात कर रहा है, और मैं कह रहा हूं आपको प्रेरीज पढ़ के जाइएगा। पंपाज अर्जेंटीना में, प्रेरीज कनाडा यूएसए में। आप यहां पर देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पढ़ने हैं। यहां पर सवाना उत्तर अफ्रीका, वेल्डस दक्षिण अफ्रीका, आपको ये पढ़कर जाने हैं कि कौन कौन से घास के मैदान। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा प्रश्न आएगा और वो आपसे मिलान करवाएगा, ठीक है, क्षेत्र से। लेकिन यहां तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, तो इसका उत्तर तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, पर इनको जरूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कथन 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दैट इज राइट स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो सही है। कारण 11 जुलाई 1987 को विश्व की कुल जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। यस, अब तो 7 अरब से भी पार है, 7.5 अरब। देखिए इतनी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, और अनुमान है कि 2023 तक 8.5 अरब हो जाएगी। बड़ी तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि हो रही है।
तो दोनों ही स्टेटमेंट भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है, तभी से विश्व में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? एक्यूमिन है, अधिवास जानते हो ना, सेटलमेंट्स, रहने योग्य। कितना प्रतिशत है? 40 से 50%, 50 से 55%, 55 से 60%, 70%। तो 55 से 60% अधिवास योग्य। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों ये, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2030 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपसे चर्चा कर रहा था इस बारे में। 8.5 अरब 2030 में हम लोग अनुमान लगाकर बैठे हैं। देखिए बड़ी तेजी के साथ वृद्धि है। अच्छा प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? विख्यात कुख्यात है, तो ये तो तय मान के चलिए। देखिए इन नदियों को थोड़ा देख लेते हैं। गोमती तो सहायक नदी है किसकी? गंगा की, ठीक है। ये तो गंगा भारत की सबसे बड़ी वह सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, पवित्र और सर्वाधिक प्रदूषित, ये देख लीजिए, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम भी चलाया गया, आप जानते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम। हरितमा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। कोसी ये बिहार का क्या कहलाती है? बिहार का कहलाती है क्या साथियों? शोक कहलाती है, ठीक है। अब दामोदर नदी को देख लीजिए, ये किसका कहलाती है? पश्चिम बंगाल का क्या कहलाती है? शोक कहलाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक ये। गोमती तो इसकी सहायक नदी है और गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। अब आप यहां पर थोड़ा सा देखिए परिवर्तन। हर साल जब ये कोसी सहायक नदी है, ये भी गंगा में आकर मिलती है। अब जब ये आती है सप्तकोशी से कोसी बन जाती है और हर बार अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। बताया जाता है कि लगभग आधा 1 किलोमीटर हर साल अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। तो कौन सी नदी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी, ठीक है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो, ठीक है। एक तरफ नदी दी हुई है, दूसरी तरफ सहायक नदी दी हुई है। अब आपको ध्यान में रखना है, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सरलता से शुरू करना है। आपको ज्यादातर नहीं पता, आप अपनी राजस्थान में रहते हो तो चंबल का तो पता है ना आपको। जब चंबल का आपको पता है तो बेसिक सी बात यह है, यह भी आपको होनी चाहिए कि सर चंबल किस में मिलती है? तो यमुना में। तो ये हो गई, इसमें तो कोई यहां पर ब्रह्मपुत्र। अब आप यहां देखो कि 4 में 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, हो नहीं सकता। अब अपने को यहां दोनों में से कंफ्यूज हो रहा है, तो ब्रह्मपुत्र यानी ब में 3 होना चाहिए, तो ब में 3 यहां है ही नहीं, यहां होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये। कृष्णा की तो होती है भीमा और गोदावरी की होती है ये कौन? इंद्रावती। ये है इसका उत्तर, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपका ये प्रश्न होता है हल। 31। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की गंडक, ये तो दक्षिण भारत की नदी नहीं है। घाघरा, कोसी, सप्तकोशी, ठीक है, ये गोमती, गंडक, ये तो सब गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये भी गजब की बात है कि ये नदियां चाहे घाघरा हो, चाहे गंडक हो, चाहे कोसी हो, चाहे महानंदा हो, सब बाई ओर से गंगा में मिलती हैं, ठीक है, हिमालय परिक्षेत्र से आती हैं। दूसरी बात, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, ये बिल्कुल सही है। तो ऊपर जो नदी है यहां पर आप देखिए महाबलेश्वरम से निकलती है गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा। फिर महाराष्ट्र से ही निकलती है यहां पर गोदावरी और फिर यहां से कावेरी, कर्नाटक, ठीक है, कुर्गा। अब इनमें सबसे बड़ी गोदावरी है दक्षिण भारत की, इसलिए इसे दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा,
ठीक है। दूसरी बात यहां पर देखिए, कावेरी दक्षिणतम भारत की गंगा, दक्षिणतम भारत की क्या कहलाएगी? गंगा कहलाएगी। और धान का कटोरा, ये कौन कहलाती है? कावेरी कटोरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? गोदावरी। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय पर्वत की नदी की विशेषता बताइए। ये थोड़ा सा अलग हटकर प्रश्न है साथियों। वर्ष भर बहती है, बिल्कुल बर्फ पिघली रहने के कारण वर्ष भर क्या होती है? प्रवाहित रहती है। खंडित प्रवाह रहता है। खंडित का मतलब कि सब प्रवाह रुक जाता है, नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। यस, ये स्टेटमेंट गलत है। अंत में सभी बंगाल खाड़ी में गिरती, ये भी गलत है। आप देख लीजिए ना, सारी नदियां थोड़ी ना गिरती हैं। आप चेनाब को देखिए, आप रावी को देखिए, वो तो नहीं गिरती बंगाल खाड़ी में। तो इसका दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित, अरे नहीं भाई, ये बंगाल खाड़ी, ये हिमालय, तो यहां किधर से? उत्तर से दक्षिण। तो ये भी कैसा है? गलत है। इसके लिए एक ही स्टेटमेंट फिट बैठता है कि वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, इसलिए ये पानी में निरंतरता भी रखती है। वन नीति के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत जो वनों के अंतर्गत होना चाहिए? कितना प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए? बताइए। कुल भूभाग के 33% भाग, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग 33% पर क्या होना चाहिए? वन। फैक्चुअल क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय मृदा ग्रीष्म में गहरी दरार पड़ जाती है जिसमें मृदा पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? देखिए, ये मरुस्थल मृदा नहीं, ये तो सर्वाधिक वाष्पीकरण वाली, वाष्पीकरण और इसमें कैसे कण पाए जाते हैं? मोटे कण पाए जाते हैं, मोटे कण। जैविक मृदा तो ह्यूमस ज्यादा रखती है, ह्यूमस की प्रधानता, ठीक है, प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, उपजाऊ, और भारत में ये सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक यही मिट्टी है। दूसरी बात आप यहां पर ध्यान, काली मृदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली में मिहीन कण होते हैं, ठीक है। दूसरा ये चिकना होती है। तीसरी नमी पाकर कण फूल जाते हैं, फूल या फिर मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। और ध्यान रखो, ग्रीष्म ऋतु में जब कण सूखेगा, कण सूखने से क्या पड़ेगी? इसमें दरार पड़ जाती है, इसलिए ये दरारी मिट्टी भी कहलाती है। कपासी मृदा भी इसको कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। राइट आंसर काली मृदा। 35, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपको यहां पर ध्यान में रखना है, सुमेलित नहीं है। आप यहां सुमेलित बताना है। लेटेराइट एक तरफ मृदा का प्रकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य या क्षेत्र दिया हुआ है। बताइए जल्दी से क्या आएगा उत्तर? लेटेराइट मृदा, बहुत अच्छा प्रश्न है। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पीट मृदा। देखिए, लेटेराइट मृदा वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, असम में, वेस्ट बंगाल, मालाबार तट पर। बहुत अच्छा। चाय, और ये जो मृदा है वो चाय तथा कहवा के लिए क्या है? अच्छी होती है। लेटराइट, लेटर शब्द से बना है, ईंट जैसी मृदा होती है। काली मृदा आंध्र प्रदेश, हाँ कह सकते हैं, मध्यम काली मृदा भी कह सकते हैं, लाल काली कह सकते हैं। जलोढ़ मृदा, पीट मृदा ओडिशा के तट पर, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला सही है। जलोढ़ मृदा कहां से आ जाएगी? राजस्थान में। ये तो गंगा के मैदान में होती है, गंगा का मैदान, यहां तो मरुस्थलीय। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा, या तो गंगा के मैदान में या फिर उत्तर विशाल मैदान में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तो कैसी मृदा पाई जाती है? मरुस्थली पाई जाती है। तो ये युग्म जो है वो गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कौन से संवर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? अब थोड़ा लीक से हटकर प्रश्न आया है। एरिडोसोल, मोल्विसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल। साथियों, एरिडोसोल्स भी नहीं आएगा, मोल्विसोल्स, एंटी, सबसे ज्यादा तो इंसेप्टिसोल्स है। भारत में इस संवर्ग की सर्वाधिक मृदा पाई जाती है।
ये अलग तरीके का प्रश्न। 31, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा फैली है? ये देखिए, जल्दी से बताइए, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। तो देखिए, इसके अगर अंतर्गत हम देखें तो एक्चुअल में देखिए, इसमें से अगर हम देखेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। वैसे सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा होते हैं। कौन सी मृदा? जलोढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, और इनमें से अगर उत्तर देंगे तो फिर ये देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, IUCN का विस्तार है। ये तो UNEP और IUCN ये बहुत ज्यादा आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पहला ही ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो ये पक्षियों के संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। 39, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम लगाइए। देखिए, आपको एक तरफ ऊपर उत्तर लिख दीजिए, ये तो उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण। अब आपको यहां से उधर जाना है, तो अब सबसे पहले इनमें से देख लेते हैं। देखो, पहले काराकोरम होती है, के, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो ऊपर काराकोरम, फिर यहां पर कौन सी है? लद्दाख, फिर कौन सी है? जास्कर, और फिर आती है यहां पर पीर पंजाल। अब आप देखिए, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं दोनों, पहले पीर पंजाल के बाद जास्कर, ये जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये सही है ऑप्शन। ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर, इसकी तरफ बढ़ जाइए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 40, कौन सा जोड़ा युग्म गलत है? या कौन सा युग्म गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है? एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि दी हुई है। बताइए क्या आएगा उत्तर? पूर्णम केरल में, ये तो सही है। पोंडू आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। असम में झूमिंग, ये भी सही है। झारखंड में खेल नहीं आएगा, ये तो हिमाचल है, हिमाचल में। तो ये जो है वो क्या है? युग्म गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जुलाई में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, नाम तो सुना होगा साथियों, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन स्थित होता है। आपको इस प्रकार का प्रश्न बताना है। एक्चुअल में जैसे जैसे सूर्य के साथ में वायुदाब पेटियां भी खिसकती हैं, ITCZ ये होता है 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। साथियों, इसे ही हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ITCZ, और इसी को हम कहते हैं शांत पेटी, और इसी को हम कहते हैं डोलड्रम पेटी। ध्यान रखिए, इसी को हम डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। अब क्या होता है, जुलाई की बात कर रहा है, यहां कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और जब कर्क रेखा 21 जून को सूर्य सीधा यहां चमकता है, इस क्षेत्र में सन यहां होता है। जब सन यहां होता है साथियों, तो ये जो ITCZ है वो यहां खिसक जाता है, और यहां जब खिसक जाता है तो वो लगभग 20 से और 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में यहां क्या पहुंच जाता है? ITCZ। क्योंकि ITCZ तो सूर्य के हिसाब से खिसकता है, परिवर्तनशील है, तो ये कहां पहुंच जाएगा? 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच पहुंच जाता है। किस माह में? जुलाई में। ठीक है, ऐसे ही जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ उत्तरायण में हो जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में जाता है तो ITCZ जो पेटी है निम्न वायुदाब विषुववृत्तीय, वो नीचे की ओर खिसक जाती है। यही नहीं, केवल ध्रुवीय पेटियों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी पेटियां खिसकती हैं। ठीक है, तो यानी कुल वायुदाब पेटी कितनी है? 7 है। 7 में से 2 वायुदाब पेटी नहीं खिसकती हैं। ध्यान रखना, मैं सब्जेक्ट वालों से, SS वालों से बता रहा हूं, SS वालों को स्पष्ट कह रहा हूं कि कुल वायुदाब पेटी कितनी? 7। 4 तापजनित, 4 तापजनित, 4 गतिजनित, और 4
वायुदाब पेटियां जो हैं वो पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित है, 3 सूर्य के प्रकाश से प्रभावित है। आप जानते हैं जहां पर उच्च तापमान होता है वहां निम्न वायुदाब होता है, और जहां निम्न तापमान होता है वहां उच्च वायुदाब होता है, ये तो सबको पता है। अब पेटियां क्या है, सन के हिसाब से गतिशील होती हैं। केवल 2 पेटियां नहीं खिसकती हैं, एक उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और एक दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। बाकी 5 पेटियां तो गमन करती हैं। IT से Z भी खिसकेगा, उत्तरी उपोषण भी, दक्षिणी उपोषण भी, उत्तरी उपध्रुवीय और दक्षिणी उपध्रुवीय, ये खिसकती हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 42। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों की केंद्र और राज्य में भागीदारी मिलती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में तो एक्चुअल में क्या है कि 50-50 का मामला है, और यहां केंद्र का तो है 60%, कितना है 60%, और राज्य का कितना है 40%। ये क्वेश्चन वीडियो में भी पूछा गया था RSMSSB में, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे आप ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा प्रश्न था। ठीक है, पढ़कर जाइएगा, ध्यान रखिए। राजस्थान सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा मिट्टी परीक्षण का प्रारंभ हुआ सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से, वो भी पढ़ के जाइए। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, सूक्ष्म किसान सिंचाई योजना, ऐसी बहुत सी योजना है जो यहां पर आपको, और यही नहीं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। 33, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश, जब भारत का हिस्सा था तो उस समय भारत करता था। अब इसका सुंदरवन डेल्टा से कुछ भाग जो है वो बांग्लादेश की ओर ड्रिफ्ट हो गया। स्वाभाविक बात है, जब विभाजन हुआ तो अब होता क्या है दरअसल साथियों कि हमारे भारत में भी जूट का उत्पादन होता है, लेकिन जूट 11 माह की फसल है, लंबा भाग चलता है। वैसे भारत में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, दूसरा बिहार का है, 1 नंबर और 2 नंबर इसका है। तो राइट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन का मतलब होता है हरा, और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हरे यहां पर ये पेड़ पौधों को लगाया जाता है पंक्ति में, इसे बोलते हैं ग्रीन मफलर। और ये किसको रोकता है? ध्वनि प्रदूषण को रोकता है। किसको रोकता है? ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ये पूछा है उसने। CH4 सर, हरित गृह गैस कौन सी होती है? जो तापमान में क्या करती है? तापमान में वृद्धि करती है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग है, और वे सभी गैसें जो पृथ्वी के औसत टेम्परेचर को बढ़ाती हैं वो हरित गृह गैसें कहलाती है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, CO2 ये भी है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मानसून वनों को नाम से भी जाना जाता है, यानी मानसूनी वनों को दूसरे अन्यत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और शंकुधारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। साथियों ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा हटकर प्रश्न लेकर आया था मैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से एक राज्य सरसों की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। इसमें तो सर हम 1 नंबर पर होंगे। जहां बाजरा की बात आएगी, जहां सरसों की बात आएगी, वहां भारत में राजस्थान पहले नंबर पर नजर आएगा। तो इसमें सीधा सा उत्तर आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए अब यहां थोड़ा सा, ये तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कुछ बच्चे इसमें क्या उत्तर पंजाब देते नहीं। सर्वाधिक उत्पादक पूछा है उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक उत्पादकता पूछ लेता, उत्पादकता, प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी
ये प्रोडक्टिविटी इंग्लिश में कहते हैं, प्रति हेक्टेयर या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य फिर कौन था? पंजाब। ठीक है, कौन होता? पंजाब। तो इसका प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कौन करता है? पंजाब। लेकिन उसने तो पूछा सबसे ज्यादा कौन गेहूं उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 49, निम्न में से किस राज्य में कुल फसली क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है? मतलब भूमि है लेकिन सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन सा रख रहा है? तो साथियों सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, अच्छा प्रश्न आया है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर क्या आएगा उत्तर? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब इसका राइट आंसर होगा। पंजाब में जो कि देखिए नहर पूरे प्रॉपर तरीके से मैदानी इलाका है, नदियों, पंजाब नदियों के किनारे बसा है, पंच प्लस आब 5 नदियों के किनारों पर बसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी। देखिए प्रायद्वीपीय नदी अगर सबसे लंबी की बात करेगा तो राइट आंसर गोदावरी हो जाता है, लेकिन वो किधर बहती है? पूर्व की ओर। लेकिन उसने कहा पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर देखिए ये तो पूर्व की ओर बहती है कृष्णा भी। अब ये दो फंस गई हैं। दो में देखिए ऊपर नदी है नर्मदा और नीचे नदी है ताप्ती। ठीक है, भारत की पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा पश्चिम में सबसे लंबे रूप में बहने वाली नदी प्रायद्वीपीय भारत की, वो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। राइट आंसर क्या है? नर्मदा। और ये दो ही नदियां हैं जो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका मतलब ये दोनों नदियां क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख, एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं, का निर्माण करती हैं, निर्माण। और डेल्टे का निर्माण नहीं, डेल्टे का निर्माण नहीं। अब मन में प्रश्न और चल रहा होगा कि क्यों, ऐसा क्या है, क्यों नहीं करती? क्योंकि ये ऊपर से जो सागर तल है यानी पानी का लेवल है वो नीचा है और नदी का मुहाना ऊंचा है, तो जो कुछ लाती है वो सब नीचे पानी में, इसलिए वहां किसका निर्माण नहीं करती? डेल्टे का निर्माण नहीं करती। ठीक है साथियों, आज का ये कक्षा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।